आज के लेक्चर में हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस एंड हेनरीज लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को और देखते हैं कि इन दोनों टॉपिक्स से किस तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं और उनको सॉल्व करने के क्या ट्रिक्स होते हैं। ओके, तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जिसका कि मोलर मास हमें दिया है 180 ग्राम मोल इनवर्स इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% मास। व्हाट वुड बी द मोलालिटी, व्हाट वुड बी द मोलालिटी एंड मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। उसके अलावा हमारे क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, जितनी भी चीजें हमें क्वेश्चंस में दी है उसे पहले यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इन्हें सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक हमें फॉलो करना है। तो देखिए क्वेश्चन में ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है उसके बॉटल में 10% मास लिखा हुआ है, 10% मास लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग ये मेंशन कर लेते हैं कि उसमें मास कितना लिखा है, 10% मास लिखा है और सॉल्यूशन हमारा किसका है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है और मोलर मास दिया हुआ है। मोलर मास कितना दिया हुआ है वो भी मेंशन कर लेते हैं। मोलर मास हमें दिया हुआ है आपका 180 ग्राम मोल इनवर्स, 180 ग्राम मोल इनवर्स इतना दिया हुआ है। फिर उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट वुड बी द मोलालिटी एंड मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलारिटी हमें कैलकुलेट करना है और मोलालिटी कैलकुलेट करना है। उसके अलावा और क्या गिवन है क्वेश्चन में, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है। डेंसिटी हमें दिया है 1.2 ग्राम पर ml। ओके, इतनी चीजें हमें दी हुई है और हमें कैलकुलेट करना है। पहले हमें मोलालिटी कैलकुलेट करना है स्मॉल m, फिर उसके बाद क्या पूछा है हमसे, मोलारिटी, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलालिटी और मोलारिटी दोनों ही हमें कैलकुलेट करके बताना है। ये क्वेश्चन आपका आया था दिल्ली 2014 में, 3 मार्क्स में आया था और उसके अलावा CBSE 2013। तो चलिए फिर सॉल्व करके चेक करते हैं कैसे सॉल्व होगा। पहले हम लोग बात करते हैं मोलालिटी की। तो मोलालिटी के अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है फॉर्मूला, मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलालिटी इज इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यही होता है हमारा, ये हमारा फॉर्मूला है मोलालिटी का। तो अभी हमें मोलालिटी कैलकुलेट करना है। अब देखिए एन की अगर हम लोग बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करें अगर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है। अगर हम हमारे क्वेश्चन में मास की बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लोग मास, इन टर्म्स ऑफ मास अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स का और मास का क्या रिलेशन होता है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। देखिए आप लोगों ने क्लास 11th में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो वहां पे बताया जाता है कि अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम के बीच रिलेशन निकालें तो N इज इक्वल टू आपका होता है स्मॉल w अपॉन m, है ना, यानी कि वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, तो N इज इक्वल टू ये होता है, आपको पता है, पहले से पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम या फिर मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो हमें चूंकि पता है कि N इज इक्वल टू ये होता है, तो हम लोग चाहें तो हमारे फॉर्मूले में इसे हम लोग फर्दर पुट कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में मास वगैरह दिया है, तो क्यों ना हम हमारे फॉर्मूले को और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लें, है ना। मास वगैरह क्वेश्चन में गिवन है तो हम क्यों ना उसे मास के ही फॉर्म में लाए, हमारे फॉर्मूले को और ज्यादा सॉल्व कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे N की वैल्यू पहले पुट कर लेती हूँ। तो मोलालिटी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, मोलालिटी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा N की जगह पर आप लिख सकते हैं स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, मोलर मास है ये, इनटू कैपिटल W इन किलोग्राम। ठीक है, अभी हमें एक फॉर्मूला और मिल चुका है मोलालिटी का। अब आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन में, देखते हैं इनमें से क्या क्या गिवन है और इनमें से हम किस फॉर्मूले को यूज करके इसे सॉल्व करें। तो क्वेश्चन में हमें मोलर मास दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है
और हमें क्या दिया है, और हमें दिया है 10% मास, 10% मास ऑफ द ग्लूकोज। तो ये 10% मास हमें क्या बताता है, पहले हम ये समझते हैं। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट। तो वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट होता है, जैसे किसी भी सॉल्यूशन के बॉटल में अगर इस तरह से मास परसेंट गिवन होता है, तो उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के 100 ग्राम का, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के 100 ग्राम का 10% पार्ट जो है वो क्या है, 10% पार्ट जो क्या है वो सॉल्यूट का है, वो सॉल्यूट का है ना। ये जो 10% होता है वो क्या होता है, 10% हमें ये बताता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना परसेंट है। ओके, तो ये जो यहाँ पे लिखा है ना ग्लूकोज के सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, और उसमें आपको 10% मास दे रहा है, दिस मीन्स कि आपके सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज में 10% आपका क्या है, ग्लूकोज है। और अगर हम लोग 100 ग्राम के 10% की बात करें तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 10 ग्राम हो जाएगा। दिस मीन्स कि इस क्वेश्चन में हमारे जो हमारा सॉल्यूट है, जो हमारा ग्लूकोज है, उसका मास कितना है, 10 ग्राम है। और सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा। अब 10% अगर हमारा ग्लूकोज ही है, 10 ग्राम ग्लूकोज ही है, तो बचा हुआ जो 90 ग्राम है वो क्या हो जाएगा, 90 ग्राम जो पार्ट हमारा बच रहा है, 90% पार्ट बच रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, वाटर हो जाएगा, है ना। देखिए, ठीक है, तो 10% जो मास हमें दिया है उससे हमें ये पता चल गया है कि जो हमारा सॉल्यूट है, क्वेश्चन में सॉल्यूट जो है उसका मास कितना है, 10 ग्राम है। और सॉल्वेंट का मास हमारा कितना है, सॉल्वेंट का मास हमारा 90 ग्राम है। ये वाला जो पॉइंट है, मैं आपको मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट जब पढ़ा रही थी तो वहां पे ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपका मास परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है और मोलैलिटी भी यूज हो रही है ना। और मोलैलिटी भी पूछा है, मतलब कि 3 यूनिट्स को एक साथ ही एक ही क्वेश्चन में 3 यूनिट्स को एक साथ ही पुट कर दिया। देखिए किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, हमें मान लीजिए सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का दोनों का ही मास पता चल गया है, और इस फॉर्मूले को अगर हम लोग देखें तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अभी हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास सॉल्यूट का भी है, सॉल्यूट का मास भी है, सॉल्वेंट का मास भी हमें चाहिए, वो भी है हमारे पास, मोलर मास हमें चाहिए, मोलर मास भी हमारे पास है। तो अब तो हम लोग इजिली मोलैलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो इसमें जो चीज टफ थी, यानी कि जो ट्विस्ट था, वो सिर्फ 10% ही था। अगर इसको किसी स्टूडेंट ने अगर पकड़ लिया कि 10% का मतलब है कि सॉल्यूट का मास 10 ग्राम है एंड सॉल्वेंट का मास 90 ग्राम है, तो उसके बाद क्वेश्चन एकदम से फॉर्मूला बेस्ड ही है, सिर्फ यही पकड़ना था। उसके बाद क्वेश्चन हमारा इजी है। ठीक है, चलिए पहले मोलैलिटी सॉल्व करते हैं, फिर मोलैरिटी की तरफ भी चलेंगे। तो ये तो हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ही है, इसे कर लेते हैं। कितना दिया हुआ है हमारा, अगर हम वेट इन ग्राम देखें, सॉल्यूट का कितना दिया है, 10 ग्राम दिया है ना, 10 ग्राम दिया है। अपॉन मोलर मास कितना दिया है हमें, 180 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये भी हो गया हमारा 180 ग्राम मोल इनवर्स। इंटू क्या है, इंटू हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये हमें इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मोलैलिटी के फॉर्मूले में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको नीचे क्या दिया है, आपको सॉल्वेंट का जो मास लिखना है वो केजी में लिखना है, और क्वेश्चन में किसमें गिवन है, ग्राम में गिवन है, तो हम उसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। देखिए क्या हो जाएगा, आपको ये पहले से पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू आपका होता है 10⁻³ ग्राम। दिस मीन्स कि आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 ग्राम इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम, है ना। तो हमें यहाँ पे किलोग्राम में चाहिए, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं किलोग्राम में 90 × 10⁻³ बस। अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो बस नॉर्मली कैलकुलेट करना है, डायरेक्टली कैलकुलेट कर लीजिए। कितना हो गया आपका, 10 हो गया ये। अच्छा, ये 10⁻³ इसको हम ऊपर करें तो ये तो 10⁻+3 हो जाएगा। अपॉन हमें क्या मिल रहा है, 180 × 90। ऊपर हमारे पास कितने जीरोज है, 4 जीरोज है ना।
ये देखिए 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 3 यानी कि 10 टू द पावर 4 है। और नीचे कितना है 18 इंटू 9 भी हम लोग कर सकते हैं, हम दोनों जीरो को एक साथ भी तो लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2। तो ये हमारा कैंसिल कितना हो गया, ऊपर कितना बचा 100, 2 जीरोस बचे ना, 10 टू द पावर 2 से 10 टू द पावर 2 कैंसिल, ऊपर क्या मिला हमें 10 टू द पावर 2 अपॉन 18 इंटू 9। अब इसके बाद कुछ नहीं बचा, बस आप कैलकुलेशन कर लीजिए फटाफट से। तो देखिए इसको कैलकुलेट करके देखिए, आंसर मैं बता रही हूँ कितना आएगा इसका। आंसर इसका आपका आ रहा है 0.617। तो ये क्या आप लोग कैलकुलेट कर रहे थे, मोलैलिटी कैलकुलेट कर रहे थे। तो मोलैलिटी कैलकुलेट कर रहे थे तो ये क्या हो जाएगा मोलल, क्या हो जाएगा मोलल। अगर आपसे मोलैरिटी पूछता तो उसे आप बोलेंगे मोलर, मोलर, ओके। और मोलैलिटी पूछे तो क्या बोलेंगे मोलल, ओके। तो ये हमारा हो गया। चलिए अब इसके बाद हमें क्या और कैलकुलेट करना है, इसके बाद हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलैरिटी भी कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होगा। आ जाते हैं मोलैरिटी में। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। ये मैंने एक्सप्लेन किया था ना। चलिए फॉर्मूला हमें पता है, अगर हम लोग चाहें तो इसे भी हम लोग इसको भी हम लोग और ज्यादा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। वी नो वेरी वेल स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या होता है वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सो यहाँ पर हम चाहें तो मोलैरिटी इज इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू हम लोग चाहें तो n की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं स्मॉल w अपॉन m इंटू v इन लीटर। चलिए ये हमारे पास हो गया है। अब देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सॉल्यूट का मास हमें पता है 10 ग्राम, ये क्या है हमारा सॉल्यूट का मास है, ठीक है। ये सब आप लोग को पता है ना, ये आपने 11th में पढ़ा है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू आपका क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, है ना। अगर हम सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा सॉल्यूट का मास इन ग्राम अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास, ओके। तो यहाँ पे हम रख रहे हैं। अब देखिए सॉल्यूट का अब हमें इसे कैलकुलेट करना है तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम, मोलर मास भी दिया है, नो प्रॉब्लम। अब चाहिए हमें क्या, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए लीटर में, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, समझिएगा यहाँ पे। अब वॉल्यूम यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन एक चीज है, एक चीज गिवन है जो हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी, वो क्या है डेंसिटी। देखिए सॉलिड स्टेट का जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे भी डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन मैंने आपको बताया था ना। क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास पर वॉल्यूम, है ना, मास पर वॉल्यूम। अब डेंसिटी हमें मिल गया है और मास भी हमें पता है, तो हम लोग तो इजीली वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अब देखिए हमें पता है कि D इज इक्वल टू क्या होता है m अपॉन v। तो अगर हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो हम लोग इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ना, D इंटू वी इज इक्वल टू स्मॉल m, ओके। सो हमें क्या चाहिए v चाहिए, यानी कि वॉल्यूम चाहिए, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m अपॉन d, ओके। तो हम लोग बस इसी फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें चाहिए वॉल्यूम में हमें ऊपर क्या रखना है मोलर मास रखना है। तो मोलर मास हमारा कितना दिया हुआ है देख लेते हैं, सॉरी मोलर मास नहीं, मास हमें क्या चाहिए मास ऑफ द सॉल्यूशन, क्या चाहिए मास ऑफ द सॉल्यूशन का मास हमें चाहिए। अब अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएं तो ये क्या है, ये सॉल्यूट का मास है, ये क्या है सॉल्यूट का मास है, और ये क्या है सॉल्वेंट का मास है। लेकिन हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, हम लोग सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं। और जब हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो हमें मास भी किसका रखना होगा, सॉल्यूशन का रखना होगा। तो सॉल्यूशन का मास कैसे निकलेगा, अगर हम लोग क्या करें सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास आपस में दोनों का सम कर लें, है ना, दोनों का सम कर लें तो सॉल्यूशन का मास सिंपली आ जाएगा, है ना।
तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 10 + 90। 10 + 90 क्यों? सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, तो ओवरऑल क्या हो गया हमारा, सॉल्यूशन का मास, सिंपल अपॉन। अब देखिए अब आपको क्या मिल रहा है, इसको हम लोग चाहें 10 + 90 डायरेक्ट 100 भी लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट 100 ही लिख देती हूँ। ओके, अब देखिए ये आपका क्या है, 100 ग्राम है। ओके, डेंसिटी में आते हैं, वो भी क्या है, ग्राम पर ml में दी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा 1.2 ग्राम पर ml। चलिए ये हमें मिल गया। ओके, तो अब इसको कैलकुलेट करिए, ये क्या हो जाएगा, इसको मैं इसके आगे यहाँ पर लिख देती हूँ, इसके आगे। तो v = हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएं तो हमें 0 ऊपर मिल जाएगा, तो 1000/12। 1000/12 करिए कितना जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 8 टाइम जाना चाहिए। ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, मैं देख लेती हूँ, 83.3 ml हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, आप लोग इसको डिवाइड कर लीजिएगा, देखिएगा आपको आंसर मिलेगा 83.3 ml। ओके, तो हमें वॉल्यूम मिल चुका है, हमें यहाँ से वॉल्यूम मिल चुका है। तो अब हम लोग चाहें तो आगे का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहले इसको आप लोग मेंशन कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसको रब करती हूँ। चलिए ठीक है, हो गया। चलिए इसके आगे देखते हैं फिर। ये सारी चीजें आप लोग मेंशन कर लीजिए साइड में। अब देखिए क्या हो जाएगा, मोलालिटी स्मॉल w देखते हैं क्या है। स्मॉल w मतलब सॉल्यूट का वेट हमें कितना दिया है, सॉल्यूट का मास हमें कितना दिया है, 10 ग्राम दिया है, 10 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना दिया है, मोलर मास हमें दिया है 180 ग्राम मोल इनवर्स, 180 ग्राम मोल इनवर्स। और अभी हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया था तो हमें कितना मिला था, 83.3, लेकिन वो किसमें मिला था, ml मिला था, ml में। और हमारा हमें अगर हम हमारे फॉर्मूले में देखें तो हमें किसमें चाहिए, लीटर में चाहिए, लीटर में। तो हमें क्या करना होगा, ठीक ऐसे ही करेंगे। देखिए 1 लीटर = होता है आपका 10⁻³ ml। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 ml = क्या हो जाएगा, 1 ml = हो जाएगा 10⁻³ लीटर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू 10⁻³ कर देंगे, है ना। तो देखिए ये आपका ऊपर जाएगा तो ये माइनस में, क्या माइनस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो ये आपका क्या हो गया, 10 × 10⁻³ अपॉन आपको क्या मिल रहा है, 180 × 83.3। आप लोग चाहें तो देखिए 10 से 10 कैंसिल, अभी आपको क्या मिल रहा है ऊपर 1000 अपॉन 18 × 83.3। इसको फटाफट मल्टीप्लीकेशन करके डिवीजन कर लीजिए। मैं आंसर आपको बताती हूँ कितना आया था मोलारिटी का। आंसर आपका आया है 667.667। तो ये आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, मोलारिटी। तो ये आप लोग यहाँ पे यूनिट क्या लिखेंगे, मोलर। क्या मिल गया हमें, मोलर। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई, मोलारिटी। ओके, तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें थी जो चेंज की गई थी। एक फर्स्ट तो ये था कि हमें जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज का मास इन ग्राम या फिर नंबर ऑफ मोल्स, है ना, डायरेक्ट नहीं दिया गया था। तो वहां पे हमें फर्स्ट तो वो पकड़ना था। सेकंड कि वॉल्यूम हमें डायरेक्टली नहीं दिया गया था, डेंसिटी दिया गया था। तो यहाँ पे हमें डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ा, डेंसिटी = मास पर वॉल्यूम। तो सिर्फ 2 चीजें थी जो हमें बदली गई थी, अब बस उसी को पकड़ना था। बाकी चीजें तो जस्ट नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड था, बस फॉर्मूला में रख के हमें फटाफट कैलकुलेशन करना था। हमेशा आप लोग इस फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा, N = W/m, है ना। ये आप लोग लास्ट ईयर यानी कि क्लास 11th में भी आप लोग इसे पढ़ चुके हो मोल कॉन्सेप्ट में, तो इसे हमेशा याद रखिएगा। इसके पहले जब मैं आपको सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल्स बता रही थी तो वहां पे भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि मोल कॉन्सेप्ट के जो आपके फॉर्मूलाज हैं, मैंने आपको 3 फॉर्मूलाज बताए थे, उसको हमेशा याद रखिएगा। वो फिजिकल केमिस्ट्री में हर चैप्टर में न्यूमेरिकल्स करते वक्त काम आ ही जाते हैं। ओके, चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, क्या है देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग व्हाट 6.56 into 10 to the power minus 2 ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। इनका कहना है कि इथेन का कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इथेन का कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसमें इथेन का मास दिया हुआ है, इथेन का मास दिया है। पहले हम लोग लिख लेते हैं मास ऑफ इथेन हमें क्या दिया है, मास ऑफ इथेन हमें दिया है 6.56 इंटू 10 to the power minus 2 ग्राम। इथेन का मास हमें इतना दिया है और कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इंटू 10 to the power minus 2 ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। और पार्शियल प्रेशर दिया है, और पार्शियल प्रेशर दिया है, पार्शियल प्रेशर किसका दिया है, इथेन का। तो पार्शियल प्रेशर दिया है इथेन का और क्या दिया है, मास दिया है। पहले इतना दिया है, पहले इतना मेंशन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रहा है हमें। उसके बाद कह रहा है देन व्हाट विल बी द पार्शियल, नहीं, इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ग्राम ऑफ इथेन। अब देखिए पहले एक मास दिया था, फिर उसके बाद दोबारा मास दे रहा है, ठीक है, हम इसे M1 मान लेते हैं, दूसरे वाले को M2 मान लेंगे। तो मास ऑफ इथेन बाद में चेंज करके कितना दे रहा है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ग्राम दिया है। और फिर पूछ रहा है कि देन व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अब इस बार पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है, पार्शियल प्रेशर इथेन का यहाँ पर पूछ रहा है। देखिए पहले इन्होंने मास और प्रेशर दोनों दे दिया, ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसी सॉल्यूशन में इथेन का मास चेंज कर दिया और पार्शियल प्रेशर ये पूछ रहे हैं। तो सिंपली इसको देख के क्या पता चल रहा है कि जस्ट नॉर्मल कोई इथेन का सॉल्यूशन है, और इथेन का सॉल्यूशन है जिसमें इथेन का मास पहले इतना था, तो जब इतना मास था तो उसका पार्शियल प्रेशर इतना था। अभी हमने उसी सॉल्यूशन, बताइए पार्शियल प्रेशर में क्या चेंज आएगा। यहाँ पे मास और पार्शियल प्रेशर के बीच का रिलेशन पूछ रहा है, मास और पार्शियल प्रेशर के बीच का रिलेशन पूछ रहा है। क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन में, मास और पार्शियल प्रेशर की बात कौन करता है, हेनरीज लॉ में पार्शियल प्रेशर की बात होती है। देखिए समझिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। पहले तो इन्होंने किसके बारे में बात की, इथेन की। अगर हम लोग इथेन की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे जो इथेन होता है उसका फिजिकल स्टेट गैस होता है, ठीक है, गैस होता है। और इन्होंने पार्शियल प्रेशर की भी बात की है। तो जब हम लोगों ने हेनरीज लॉ पढ़ा था तो वहां पर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ यही कहता है ना कि किसी गैस का लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये इथेन के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इथेन जो कि रूम टेम्परेचर पर एक गैस होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर एक गैस होता है। अब इसकी सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है, इसका मास हमें सॉल्यूशन के अंदर दे रहा है, इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी की बात की जा रही है और उसका पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है। तो मास और पार्शियल प्रेशर देख के पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, हमारा हेनरीज लॉ से आ रहा है। तो चलिए फिर हम लोग यहाँ पे हेनरीज लॉ लगाएंगे। तो अब देखिए इन्होंने पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ही पूछा है, तो हम लोग हेनरीज लॉ लगाएंगे। तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये पढ़ा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, solubility of the gas solute in the solution is directly proportional to the partial pressure of the gas। फिर मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग अगर हम लोग किसी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट आर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, है ना। अब यहाँ पे मास की बात हो रही है, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को मास के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं ना कि मास ऑफ द सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू
हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ मास ऑफ, फॉर दिस क्वेश्चन मास ऑफ इथेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन। यहाँ पे मैं इथेन लिख रही हूँ क्योंकि पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इथेन। दिस मीन्स कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, p, है ना। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, हेनरीज कांस्टेंट kh इंटू पी। तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, m इज इक्वल टू kh इंटू पी, हेनरीज लॉ यहाँ पर लगेगा। तो देखिए हमें इस फॉर्मूले में मास के बीच और प्रेशर के बीच रिलेशन मिल गया है, हमें मास और प्रेशर के बीच रिलेशन मिल गया है कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास और पार्शियल प्रेशर की ही बात हो रही है। तो अब तो हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, जब हमें पता है कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p होता है तो हम तो ये लिख ही सकते हैं ना कि m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kh इंटू p1 और m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kh इंटू p2, है ना। हम लोग ये लिख सकते हैं ना, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p अगर है तो देखिए हमें ये फॉर्मूला मिल चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के मासेस थे और दो तरह का प्रेशर भी है। चलिए हम इसे P1 मान लेते हैं, इसे P2 मान लेते हैं। तो अब तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके इजिली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए चीजें कैसे कहाँ से कहाँ कनेक्ट करनी पड़ती है न्यूमेरिकल्स में। ये न्यूमेरिकल आपका आया था CBSE 2012 और दिल्ली 2011 में। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। क्या हो जाएगा, पहले हमें P2 कैलकुलेट करना है। अब P2 कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें M2 चाहिए, KH चाहिए, तभी हम P2 कैलकुलेट कर पाएंगे। तो M2 तो हमारे पास है, बस KH नहीं है। तो KH तो हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे हमारे पास M1 है, P1 है, तो M1 और P1 का यूज करके अगर हम KH कैलकुलेट कर लें, फिर इसी KH की वैल्यू को यहाँ पुट करके P2 इजिली कैलकुलेट कर लेंगे M2 और KH की वैल्यू को यूज करके, है ना। तो अब जब हमारे पास फॉर्मूला है तो फिर कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। चलिए कैसे होगा कैलकुलेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें यहाँ पे यहाँ पे हमें क्या चाहिए, KH चाहिए। तो M1 इज इक्वल टू क्या है, KH इंटू P1 है। दिस मीन्स कि KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH इज इक्वल टू हो जाएगा M1 अपॉन P1। तो M1 की वैल्यू हमारी क्या है, M1 की वैल्यू हमें क्या मिली क्वेश्चन में, हाँ 6.56 इंटू 10 टू द पावर -2 ग्राम अपॉन प्रेशर कितना दिया है, 1 बार। तो हमें KH इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, KH इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 6.56 इंटू 10 टू द पावर -2 ग्राम पर बार। तो देखिए KH हमें मिल चुका है, तो मैं यहाँ पे KH को मेंशन कर लेती हूँ। KH हमें क्या मिला है, 6.56 इंटू 10 टू द पावर -2 ग्राम पर बार। ओके, तो पहले आप लोग इतना मेंशन करिए, फिर इसके बाद में इसे रब करती हूँ और फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले में आते हैं, यानी कि हम फाइनली आंसर निकालते हैं इसका। हो गया, चलिए मैं इसको रब करती हूँ। अब आते हैं हम लोग इसके आगे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए P2 चाहिए। अब देखिए M2 इज इक्वल टू हमें पता है KH इज इक्वल टू क्या होता है, KH इंटू P2। तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू KH आपका ऊपर रहेगा, सॉरी P2 क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू M2 आपका ऊपर आ जाएगा, M2 अपॉन KH नीचे चला जाएगा। चलिए तो M2 की वैल्यू पुट करते हैं, क्या मिला है हमें, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 ग्राम अपॉन KH की वैल्यू हमें क्या दे रहा है, KH की वैल्यू जस्ट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की है, क्या है 6.56 इंटू 10 टू द पावर -2 ग्राम पर बार। ठीक है, ग्राम से ग्राम कट ही जाएगा, इसको आप लोग डिवाइड करके देखिए। आंसर मैं आपको बताती हूँ कितना आएगा यहाँ पे। P2 इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 0.76 ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर है
क्या मिलेगा यहाँ पे 0.76 बार। तो देखिए पहले जब आपका मास इतना था तो प्रेशर 1 बार था। अभी जब आपने मास चेंज कर दिया है 6.56 से 5 कर दिया है, मास को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर भी चेंज हो गया, पार्शियल प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, जो 1 बार था वो 0.76 बार हो गया है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी किसकी, सेकंड क्वेश्चन की। अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में। थर्ड को सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखते हैं थर्ड में क्या पूछा है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन या परसेंट मास परसेंट ऑफ बेंजीन C6H6 का मास परसेंट पूछ रहा है, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंट पूछ रहा है, CCl4 का मास परसेंट पूछ रहा है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजोल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन जो आपका दिया है, बेंजीन का जो मास दिया है, इन्होंने क्या दिया है, 22 ग्राम दिया है, 22 ग्राम। ठीक है, ये क्या है आपका मास ऑफ बेंजीन। इसको हम ऐसे लिख देते हैं M, यहाँ पर लिख लेते हैं C6H6, पता चलना चाहिए कि बेंजीन का है। फिर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, वो हमें कितना दिया है, 122 ग्राम दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमने क्या किया है, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया है, उसमें 22 ग्राम बेंजीन को डिसॉल्व कर दिया है, डिसॉल्व करके हमने सॉल्यूशन बना लिया है। तो अभी इस सॉल्यूशन में हमें बेंजीन के मास परसेंटेज को कैलकुलेट करके बताना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड के मास परसेंटेज को कैलकुलेट करके बताना है, दोनों के बताना है। ठीक है, तो मास परसेंटेज पूछ रहा है, इसका हमारे पास फॉर्मूला भी है, लेकिन जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट है ना, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, ये आपका होता है, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो जो फॉर्मूला हमें पता है वो किसका है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का है ना, और यहाँ पे दो चीजों के मास परसेंट को पूछ रहा है। तो पहले हमें ये पकड़ना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में हमें ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि इसमें सॉल्यूट कौन सा है ना। अगर सॉल्यूट कौन सा है, अगर हम वो रिकॉग्नाइज कर लें तो हम इसे इजीली डायरेक्टली फॉर्मूले पे रख के कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर हमें सॉल्यूट का मास परसेंट पता चल जाएगा तो सॉल्वेंट का तो हम लोग इजिली निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो चीजों का पूछ रहा है, तो एक तो सॉल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा। अगर सॉल्यूट का पता चल जाएगा तो सॉल्वेंट का तो हम लोग इजिली निकाल लेंगे। सॉल्वेंट का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट 100 से माइनस करना पड़ेगा बस, है ना, जस्ट 100 से माइनस करना पड़ेगा। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था ना 100 ग्राम अभी ग्लूकोज वाला बताया था कि 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो उसमें से अगर 10 ग्राम अगर आपका ग्लूकोज है, यानी कि 10 ग्राम अगर आपका सॉल्यूट है तो 90 ग्राम आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी है, अगर एक का निकल जाए, सॉल्यूट का निकल जाए तो सॉल्वेंट का 100 में से माइनस करके निकाल लेंगे, सिंपल। तो चलिए पहले रिकॉग्नाइज करते हैं कि सॉल्यूट कौन सा है। तो बेंजीन 22 ग्राम है और कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम है ना। तो किसी भी सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट स्मॉल अमाउंट में होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है, और ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। अब हमारे लिए ये न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल है, बस अब हमें सिर्फ क्या करना है, जस्ट कैलकुलेशन ही करना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट रखिए कितना है, 22 ग्राम है, और मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलता है, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट।
तो दोनों को आप ऐड कर दीजिए, है ना, दोनों का सम कर लीजिए। 22 ग्राम प्लस 122 ग्राम इंटू क्या है यहाँ पर 100 है। तो सिंपली आपका ये क्या हो गया, और ये इसको अगर हम ऐड कर लें तो ये हमें मिलेगा 144 ग्राम। ठीक है, ये क्या है ग्राम। ठीक है, तो फाइनल आंसर तो खैर ग्राम में ही आएगा, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो अभी इसको आप लोग बस यहाँ पे डिवीजन करके देखिए कितना आता है आंसर इसका। मैं आपको बता देती हूँ कितना आएगा, आप लोग डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर आपको मिल रहा है 15.28%। 15.28%। ओके, तो ये आपका मास ऑफ सॉल्यूट हो गया है। अब हमें बचा क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। मतलब हमें ये इसका पता चल गया है, बेंजीन का हमें पता चल गया है कितना है, कितने परसेंट मिली है बेंजीन, 15.28%, है ना, यही निकालना था। चलिए इसका निकालते हैं, इसका निकालते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं जहाँ पे हमने लिखा था 15.28%, ये तो हमें 15.28% मिल गया। तो इसको आप लोग पहले मेंशन कर लीजिए, मैं इसको रब करती हूँ, फिर इसके आगे का कैलकुलेशन करेंगे। हो गया, चलिए अब जब ये हो गया तो सॉल्वेंट का भी निकाल लेते हैं, सिंपल सी चीज है। सॉल्वेंट का कैसे निकलेगा, देखिए, मास परसेंट ऑफ CCl4 ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, सॉल्वेंट इज इक्वल टू व्हाट, 100 माइनस 15.28। तो मैं यहाँ पे 100 माइनस 15.28 कर लेती हूँ। 15.28 कितना हो जाएगा, ये आपका 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 और 9 माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 8। तो हमें क्या मिल गया, 82.72%। ठीक है, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है इसमें सॉल्वेंट कितना है, इसमें सॉल्वेंट हमारा 82.7% और जो हमारा 15.28% क्या है, सॉल्यूट है। जैसे ग्लूकोज वाले क्वेश्चन में क्या था, 10% ग्लूकोज था, 90% वाटर था। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, 82.72% कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सॉल्वेंट है। 15.28% हमारा बेंजीन है, सॉल्यूट है। सिंपल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक जो इसमें बोर्ड में क्वेश्चन बना है इस टॉपिक से, वो डायरेक्टली मोलैरिटी, मास परसेंट, इन्हीं चीजों को कनेक्ट करके आपस में बने हैं क्वेश्चन इसके, है ना। और हेनरीज लॉ से भी क्वेश्चंस काफी बनते हैं। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे मैं आपको एक स्पेशल फॉर्मूला बताऊंगी, न्यू फॉर्मूला देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में आपको। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करके बतानी है, मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करके बतानी है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है चेक करते हैं। इसमें गिवन है कि 30 ml ऑफ वॉल्यूम दे रखा है इन्होंने, 30 ml, और क्या दे रखा है, 0.5 मोलर H2SO4, 0.5 मोलर H2SO4, मोलरिटी दे भी रखी है 0.5 मोलर। और क्या पूछ रहा है, डाइल्यूटेड टू 500 ml। समझिएगा, बाद में वॉल्यूम कितना कर दिया गया है, 500 ml कर दिएगा। समझिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा ये है कि कोई हमारा H2SO4 का सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 0.5 है और उसका जो वॉल्यूम है वो 30 ml है, लेकिन 30 ml है। पहले इन्होंने मोलैरिटी 0.5 दी है, यानी कि हम इसे M1 मान लेते हैं, और वॉल्यूम कितना दिया है, 30 ml दिया है पहले, तो हम इसे V1 मान लेते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, उसे डाइल्यूट कर दे रहे हैं 500 ml में। तो 500 ml में डाइल्यूट करने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका सॉल्यूशन था जिसका वॉल्यूम पहले 30 ml था, उसमें क्या किया गया, वाटर मिला मिला के जिसका 30 ml था अभी तक वॉल्यूम, उसको 500 ml बना दिया गया। समझ रहे हैं, यानी कि 470 ml। ये जस्ट नॉर्मल आपके पास एक सॉल्यूशन था जिसका वॉल्यूम 30 ml था, मोलैरिटी कितनी थी, है ना, सिंपल था, आपके पास एक बॉटल में रखा था,
फिर इसमें क्या किया गया, इसमें 470 ml वाटर ऐड कर दिया गया। तो वाटर ऐड करके इसका वॉल्यूम चेंज कर दिया गया, वॉल्यूम बढ़ा दिया गया। जो 30 ml था वो 500 ml हो गया। तो अब जब वॉल्यूम बढ़ा दिया गया, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया गया, उसमें वाटर ऐड कर दिया गया, तो उससे मोलैरिटी में क्या फर्क पड़ेगा, मोलैरिटी में क्या चेंजिंग आएगी, यही पूछ रहा है ना। सिंपल सी चीज है, कोई सॉल्यूशन है उसमें हमने वाटर मिला दिया, तो अब बताइए उसकी मोलैरिटी में क्या चेंजिंग आएगी। पहले ये थी, अब बताइए अब क्या होगी, यही पूछ रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू डाइल्यूशन लॉ, जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं ना, तो वहां पे डाइल्यूशन लॉ काम करता है। तो अकॉर्डिंग टू डाइल्यूशन लॉ आपका फॉर्मूला होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, M2V2 आपके पास एक फॉर्मूला ये होता है। इसी तरह से मैं आपको एक फॉर्मूला और बता देती हूँ, इसको आप लोग कहीं पे नोट पॉइंट डाल करके मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू डाइल्यूशन लॉ M1V1 इज इक्वल टू होता है M2V2 और N1V1 इज इक्वल टू होता है N2V2। इस क्वेश्चन में तो मोलैरिटी की बात की गई है। नॉर्मेलिटी के केस में भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको एक क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई सॉल्यूशन है, इसकी नॉर्मेलिटी इतनी है। ओके, इसकी नॉर्मेलिटी इतनी है, तो बताइए जब हमने इसको डाइल्यूट कर दिया, इसका वॉल्यूम चेंज कर दिया, तो अब नॉर्मेलिटी कितनी होगी। तो नॉर्मेलिटी करके भी पूछ सकता है। तो उस केस में N1V1 इज इक्वल टू N2V2 हो जाएगा, जैसे मोलैरिटी है वैसे नॉर्मेलिटी के केस में भी हो जाएगा। तो सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस नॉर्मेलिटी दे सकता है मोलैरिटी की जगह, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। मोलैरिटी पूछ रहा है, बाद में पूछ रहा है, जब वॉल्यूम आपने चेंज कर दिया तो बाद वाले वॉल्यूम को हम V2 मान लेते हैं, तो बाद वाले मोलैरिटी को हम लोग क्या मान लेंगे, M2 मान लेंगे। M2 हमें निकालना है, हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर की चीजें ऊपर, M1V1 अपॉन क्या हो जाएगा V2। M1 की वैल्यू क्या है 0.5, आपका V1 की वैल्यू क्या है 30 ml, सब कुछ ml में ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे क्या है 500 V2, तो ये हमें क्या हो गया इंटू 10। चलिए इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दें तो क्या हो जाएगा 5 3 = 15 डिवाइडेड बाई वॉट 500। इसको चाहे तो हम लोग 5 × 10⁻² भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5 3 = 15, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, अब देखिए ये 10⁻+2 है ना, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻2। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसको मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे। m इज इक्वल टू आप 10⁻⁻2 लिखिए, -2 मोलर है ना, मोलर, या फिर आप इसको लिखिए ऐसे 0.03 मोलर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने कुछ एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड हेनरीज लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद आप लोग अपने से एनसीईआरटी में कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं इस टॉपिक पे बेस्ड, उस एग्जाम्पल्स को आप लोग अपने से ट्राई करिएगा। कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हैं उसको भी आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।